Good morning, students. Continuing with our previous video lecture in which we were discussing about obligation of parties to the contract. तो parties to the contract का उनका क्या obligation है, तो section 37 में हम लोगों ने देखा, section 37 says that the parties to the contract must either perform or offer to perform their respective promises. तो परफॉर्मेंस के लिए दो मोड बताया गया वहाँ पे कि या तो वो उनको परफॉर्म कर दें और दे गिव देयर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, कि हम अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी एंड विलिंग हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, और इन लीगल टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड एज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को ही टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोला गया है. अब नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन है सेक्शन 38. सेक्शन 38 बताता है, इसका हेडिंग देखिएगा अगर बेयर एक्ट आप सामने रखते हैं. सेक्शन 38 का मार्जिनल नोट कहता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से कोई पार्टी रिफ्यूज कर देता है कि मैंने अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया और आप उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं, आप कहते हैं ये मैं ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, क्या परिणाम होगा, वो सेक्शन 38 में दिया हुआ है. तो मैं पहले सेक्शन 38 पढ़ता हूं. प्लीज सी योर बेयर एक्ट. सेक्शन 38 सेज वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी. वेयर अ प्रोमिसर, जहां पे किसी प्रोमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया टू द प्रोमिसी, उसने कहा कि मैं अपना पार्ट पूरा करने के लिए रेडी हूं, विलिंग हूं. ही हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, सामने वाले को प्रोमिसर ने. प्रोमिसर किसको कहते हैं, जिसने प्रॉमिस किया उसे प्रोमिसर कहते हैं, जिसको प्रॉमिस किया गया उसे प्रोमिसी कहते हैं. तो मैंने एक प्रॉमिस किया कि मैं आपको 100 टन गेहूं दूंगा, बेचूंगा, तो यहाँ पे मैं प्रोमिसर हूं, आप प्रोमिसी. अब मैंने ये सेक्शन कहता है वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, कि मैं जो प्रोमिसी है मैं सामने वालों को कहता हूं कि मैं अपना पार्ट पूरा करने के लिए रेडी एंड विलिंग हूं, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड. लेकिन प्रोमिसी ने मेरे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या होगा. आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाएंगे अगर, कि मैंने कहा कि मैं अपना पार्ट पूरा करने के लिए तैयार हूं, 100 टन गेहूं अगर देना है, सप्लाई करना है, सेल करना है, तो मैंने कहा कि ये 100 टन गेहूं रेडी है, मैं देने के लिए तैयार हूं, आई हैव गिवन अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. लेकिन आपने मेरे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, मीन्स कि आपने मुझसे परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का नहीं लिया. कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस आपने नहीं लिया, तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा. लेकिन this obligation, this contractual obligation has not been fulfilled, contract has not been discharged. लेकिन इसमें फॉल्ट किसका है, one of the parties at the fault and the other party is not at fault. प्रोमिसर ने अपना पार्ट पूरा करने के लिए उसने ऑफर दे दिया, प्रोमिसर इज रेडी एंड विलिंग, बट इट इज द फॉल्ट ऑफ द प्रोमिसी. प्रोमिसी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो जाएगा. और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोमिसी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. प्रोमिसर तो रेडी था अपना पार्ट पूरा करने के लिए, प्रोमिसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, सो प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. एंड साथ ही साथ एंड एज वेल एज promisor is also entitled for the compensation, loss or damages which has been caused to him due to breach of contract. कि आपने मेरे 100 टन गेहूं को आपने नहीं लिया जो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देना था, तो आपने मैंने जो करना था मैं करने के लिए तैयार हूं, सो इस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, उसके लिए मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. लेकिन ब्रीच जो हुआ उसके लिए मेरे को अगर कोई नुकसान हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, वो 100 टन गेहूं मुझे को किसी और को कम दाम में बेचना पड़ा, तो जो लॉस हुआ, जो डैमेजेज हुआ, वो मेरा क्लेम करने का प्रोमिसी से राइट एज इट इज बना है. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मेरा राइट है
जो कंपनसेशन क्लेम करने का राइट है वो प्रोमिसर का बना रहेगा। यही सेक्शन 38 का फर्स्ट पैराग्राफ कहता है। वेयर ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, प्रोमिसर ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया प्रोमिसी को, एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, लेकिन ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाया इसके लिए प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रादर प्रोमिसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, एंड देयरफॉर इट सेज नॉर डज ही देयरबाय लूजेस हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। नाइदर द प्रोमिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एंड ना ही नॉर डज ही देयरबाय लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उसका राइट है वो उस राइट खत्म नहीं हो जाता। क्या राइट है कि अगर आपने ब्रीच कर दिया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट है डैमेजेस क्लेम करने का, कंपनसेशन क्लेम करने का, वो राइट भी खत्म नहीं होगा। मींस ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा चूंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द प्रोमिसी, आपके फॉल्ट के कारण कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट है वो बना रहेगा। राइट है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कंपनसेशन डैमेजेस क्लेम करने का, तो वो राइट मेरा है और मैं आपसे डैमेजेस क्लेम करूंगा। तो ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ कहता है सेक्शन 38 कि वेयर द प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस एंड द प्रोमिसी हैज नॉट एक्सेप्टेड इट, then the promisor is not responsible for breach of contract and therefore he is entitled to compensation or damages caused to him due to breach of contract by the promisee because the promisee has not accepted the offer of performance। ये मेरे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब सेकेंड पैराग्राफ कहता है कि ये जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है इसके लिए कुछ वैलिड कंडीशंस हैं, कि वैलिडिटी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कि कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के साथ अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाएगा तभी वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा, और उस सिचुएशन में अगर प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये प्रोमिसी का फॉल्ट माना जाएगा। लेकिन अगर ये इन कंडीशंस के साथ अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया जाता है तो ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा और प्रोमिसी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। तो सेकेंड पैराग्राफ कहता है एवरी सच ऑफर must fulfill the following conditions। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है। एवरी सच ऑफर मीन्स दिस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। से क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको यही सेक्शन 37 और 38 लिखना है। What do you understand by tender of performance? What are the conditions of a valid tender of performance? The conditions of a valid tender of performance have been given under section 38, paragraph 2 that we are reading, that every such offer must fulfill the following conditions। कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करना पड़ेगा इस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को वैलिडिटी के लिए। पहला कंडीशन है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। इट मस्ट बी अनकंडीशनल कि कुछ कंडीशन आप अपनी तरफ से इंपोज नहीं कर सकते हैं, कि अगर मैं ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा हूं तो दिस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विथ आवर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अनुसार होना चाहिए। उसके अलावा मैं अपने मन से कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकता हूं। अगर मैं कुछ फिर फर्दर उस पर कुछ कंडीशन इंपोज करता हूं कि आप ऐसा करें तभी मैं ऑफर परफॉर्मेंस करूंगा, तो ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन आप इंपोज कर सकते हैं, दैट इज वैलिड। लेकिन इसके अलावा आप जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस समय आप अपने मन से कुछ फ्रेश कंडीशन इंपोज करते हैं कि आप कि प्रोमिसी को कहते हैं कि आप इसको फुलफिल कीजिए तभी मैं ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दूंगा। कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स है तो उसमें लिखा हुआ है कि पेमेंट विल बी मेड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट में है, पार्टीज ने एग्री किया है। लेकिन अब मैं डिलीवरी देने के पहले आपको ऑफर देता हूं कि मैं सामान दूंगा लेकिन आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा। अब आपने ये कंडीशन लगा दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है द पेमेंट शैल बी मेड आफ्टर डिलीवरी ऑफ द गुड्स आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस न्यू कंडीशन विच द प्रोमिसर हैज इम्पोज्ड कि आप मुझे को कुछ एडवांस दीजिए तब मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और प्रोमिसी इसको एक्सेप्ट करने से मना
कर सकता है, इसमें प्रोमिसी का फॉल्ट नहीं माना जाएगा. सो फर्स्ट कंडीशन फॉर अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज दैट इट मस्ट बी अनकंडीशनल. सेकंड कंडीशन given in section 38 see it says such offer must fulfill the following condition. Second, it must be made at a proper time and place. प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर करना है. जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, व्हाट इज प्रॉपर टाइम, व्हाट इज प्रॉपर प्लेस विल डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. प्रॉपर टाइम होना चाहिए. जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स है, यूजुअल बिजनेस आवर्स है, उसी में आपको अपना ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देना है. लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि वो बिजनेस अनयूजुअल आवर्स में ही होता है, आफ्टर 6 o'clock होता है, तो दैट इज अ डिफरेंट एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस. अदरवाइज ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस आवर्स द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी मेड एंड प्रॉपर टाइम एंड प्लेस इज ऑल्सो रेलिवेंट. मुझे 100 टन गेहूं आपको देना है, मैं कहता हूँ ये लीजिए मैं आपके घर पे लेके आया हूं, तो ये प्रॉपर प्लेस नहीं हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस कि कहाँ पर देना चाहिए था, कहाँ पे ऑफर करना चाहिए था. सो इट विल नो हार्ड एंड फास्ट लॉ कैन बी लेट डाउन. इट डिपेंड्स ऑलवेज ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, बट देयर मस्ट बी अ रीजनेबल टाइम, रीजनेबल प्लेस. इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन जैसा करता है वैसा आपको करना पड़ेगा. इसी में आगे कहता है एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया, किसको दिया गया, प्रोमिसी को, मे हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, आपको उचित मौका भी देना पड़ेगा उसको, ऑफ असर्टेन करने का, जानने का, दैट कि आप उसको सामने वाले के उचित मौका भी दीजिए, ये पता कर सके वो, दैट द पर्सन बाय होम इट इज मेड, जिसके द्वारा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, प्रोमिसर के द्वारा, इज एबल एंड विलिंग, कि वो उसको सक्षम है और तैयार है. एबल भी है, एबल है कि इज कैपेबल एंड विलिंग, कैपेबल है, सक्षम है और रेडी भी है, देयर एंड देन, उसी समय, टू डू होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डू. होल ऑफ व्हाट ही इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डू, जो प्रॉमिस के अंदर मुझे पूरा जो करना था वो पूरा मैं करने के लिए उसी समय, देन एंड देयर, कैपेबल भी हूं और रेडी भी हूं. कि अगर मुझे 100 टन गेहूं आपको सेल करना है तो आप उसको सामने वाले को एक मौका दीजिए कि वो देख सके कि हाँ ये 100 टन गेहूं है या नहीं है, कि आप देने में कैपेबल हैं या नहीं है, आप रेडी हैं या नहीं है. जब आपने ऑफर परफॉर्मेंस दिया उस समय आप उसको परफॉर्म करने के लिए एबल एंड विलिंग है या नहीं, पूरे जो आपका ऑब्लिगेशन है उसको टोटल फुलफिल करने के लिए आप रेडी एंड विलिंग है या नहीं है. ये असर्टेन करने का एक उचित मौका, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी सामने वाले को आपको देना पड़ेगा. कि आप 100 टन गेहूं है तो आप ये नहीं कह सकते कि अब लास्ट आवर में अभी आप ले लीजिए इमीडिएटली, इट इज अ ह्यूज क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, देन यू हैव टू गिव हिम सफिशिएंट टाइम कि आप वो उसको मेजर कर सके. ठीक है. एंड द थर्ड कंडीशन इज, सो द सेकेंड कंडीशन बेसिकली टॉक्स अबाउट क्वांटिटी एंड द थर्ड कंडीशन टॉक्स अबाउट क्वालिटी. इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड बट वी कैन सी कि क्वांटिटी, आप उसको सामने वाले को कहते हैं कि उचित मौका दीजिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दीजिए फॉर सर्टेनिंग, ये पता करने का, दैट यू आर एबल एंड विलिंग, कि आप कैपेबल हैं और रेडी हैं, देन एंड देयर, उसी समय, टू डू होल ऑफ व्हाट यू आर बाउंड टू डू, पूरा पार्ट करने के लिए. मीन्स कि आप उसमें से कुछ हिस्सा आप कैसे कर रहे हैं, कुछ बाद में करेंगे या अभी नहीं हो पाएगा, तो ये वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुआ. एंड द थर्ड कंडीशन इज, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, कि कुछ डिलीवर करने का अगर ऑफर है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है, द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, फिर से आपको प्रोमिसी को एक उचित मौका देना पड़ेगा, किस चीज का, ऑफ सीइंग, ये देखने का, दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर. कि आप उसको उचित मौका दीजिए कि जो सामान वो देना चाह रहा है, देने के लिए रेडी एंड विलिंग है, वो वही सामान है, इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड टू डिलीवर बाय हिज प्रॉमिस, कि जो देने का
हमने कहा था कि इस क्वालिटी का गेहूं देंगे, इस क्वालिटी का गुड सप्लाई करेंगे, तो आपको सामने वाले को उचित मौका देना पड़ेगा कि वो देख सके कि हाँ जिस क्वांटिटी, जिस क्वालिटी ऑफ व्हीट की बात की गई है वो एक्चुअली में वही क्वालिटी है या नहीं है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको देना पड़ेगा कि वो असर्टन कर सके दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर, कि अपने प्रॉमिस के अंदर जो थिंग उसको देने के लिए उसने प्रॉमिस किया था, जो सामान देने के लिए प्रॉमिस किया था, वही सामान है या नहीं है। सो ये बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी की बात करता है कि जो आप दे रहे हैं वो उसी क्वालिटी का होना चाहिए कि जो आपने देने का प्रॉमिस किया है, और ये चीज जानने का सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रॉमिसी को देंगे, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन है फॉर अ वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये 3 कंडीशन दिया हुआ है फॉर अ वैलिड कंडीशन, वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड प्रॉपर टाइम एंड प्लेस so that the promisee have a reasonable opportunity of ascertaining that the promiser is ready and willing then and there to do whole of what he is bound by his promise to do. And तीसरा, if it is a promise to deliver anything, then the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound by the promise to deliver. तो तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा। अगर वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉमिसर ने दे दिया तो प्रॉमिसी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा लेकिन इसके लिए प्रॉमिसर का कोई फॉल्ट नहीं है, और देयरफॉर प्रॉमिसर जो है प्रॉमिसी से कंपनसेशन और डैमेजेस क्लेम करेगा। सो ये है वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सेप्ट करने का परिणाम क्या होगा, तो प्रॉमिसर इज नॉट लायबल एंड ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू हिज रेमेडीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशंस ऑफ अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, 3 कंडीशन है सेक्शन 38 के अंदर। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, सामने वाले को आप उचित मौका देंगे कि वो देख सके कि पूरी क्वांटिटी है या नहीं है जो देने के लिए बाउंड था, और तीसरा आप सामने वाले को उचित मौका देंगे कि वो देख सके कि सामान वही क्वालिटी का है जैसा आपने देने का प्रॉमिस किया था। और लास्ट पैराग्राफ इसको कहता है कि एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस हैज द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। ऑफर टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, जॉइंट प्रोमिसी, प्रोमिसी जिसको प्रॉमिस किया गया, जॉइंट प्रोमिसी मीन 2 या 2 से अधिक प्रोमिसी हैं, तो उसमें से किसी एक को भी मैंने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया तो उसका वही लीगल कंसिक्वेंस होगा, वही परिणाम होगा एज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम। किसी एक को भी दिया गया तो मान लिया जाएगा कि सबको दिया गया, बिकॉज दे होल ऑफ ऑल ऑफ देम कंबाइंड टुगेदर आर रिप्रेजेंटेड एज अ वन ग्रुप ऑफ पार्टीज। तो किसी एक को भी मैंने ऑफर दे दिया तो माना जाएगा कि मैंने सभी को ऑफर दिया। हर एक पार्टी को इंडिविजुअली मुझे ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है, सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस होगा दैट एवरीवन हैज बीन गिवन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। सो दिस इज द लॉ रिलेटिंग टू ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि आप इसको देखेंगे कि कुछ सामान देने की बात है, बेल ऑफ कॉटन, इफ ऑन द 1st March of 1873 100 बेल्स ऑफ कॉटन पर्टिकुलर क्वांटिटी का है, तो वैलिड और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के लिए उसको मस्ट ब्रिंग द कॉटन अप टू बीज वेयर हाउस ऑन उस अपॉइंटेड डे पे उसको लाना पड़ेगा, उसको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा दैट कि वही क्वालिटी है और 100 बेल्स है या नहीं है। ये सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो माना जाएगा कि आपने वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दिया। और अब इसके बाद प्रॉमिसी पर डिपेंड करता है कि वो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट द टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है तो वो ड्यूटी बाउंड है प्रॉमिसी ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, और अगर वो नहीं करता है तो इसमें प्रॉमिसर का कोई फॉल्ट नहीं है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ब्रीच होगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीच होगा उसके लिए प्रॉमिसर जो है प्रॉमिसी से कंपनसेशन डैमेजेस क्लेम करेगा। क्लियर है? दिस इज द लॉ रिलेटिंग टू टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। सो इससे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, what are the conditions, what are the essential conditions for a valid tender of performance,
तो आप सेक्शन 37, सेक्शन 38 दोनों को मिलाकर के ग्रुप ऑफ सेक्शंस के रूप में आपको लिखना है। इसमें ज़्यादा कोई केस लॉ नहीं है, एक आध माइनर केस लॉज हैं जो आप अपने टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 39। सेक्शन 39 टॉक्स अबाउट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे व्हेन वी रीड डिस्चार्ज बाय ब्रीच। जैसा हमने पहले कहा कि हम पढ़ रहे हैं अभी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, तो हम लोग परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि कैसे परफॉर्म होगा, क्या पार्टीज का ऑब्लिगेशन है, सेक्शन 37, 38। सेक्शन 39 ब्रीच की बात करते हैं, तो हम लोग जब डिस्चार्ज बाय ब्रीच पढ़ेंगे तो वहां पे सेक्शन 39 और सेक्शन 73 पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सेक्शन 40। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44 और 45। ये ग्रुप ऑफ सेक्शन है। सेक्शन 42 लेकर के 45 तक एक ग्रुप ऑफ सेक्शन है, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। सेक्शन 42, 45 दिस ग्रुप ऑफ सेक्शंस आर गिवन अंडर द हेडिंग बाय होम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। किसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ग्रुप ऑफ सेक्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 40। थैंक यू।